Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am, Mrs. Anila Imran, and you are watching UV Educational Center. साथियों, आपकी बहुत फरमाइश आ रही है पेपर्स के डिस्कशन के लिए. अब जानते हैं कि बस मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं 2020 के पेपर को डिस्कस नहीं कर पाई. आज 2020 का पेपर है हमारे साथ और नावल है जो कि आपका पेपर थर्ड है, और इसकी आपको बहुत जल्दी बहुत ज़रूरी बातें बतानी है. सबसे पहले तो आप ये जहन में रख लें कि आपने 4 नावल तैयार करने हैं और 4 नावल्स पर ही काम करना है. याद रखिएगा कि जो 4 नावल आप काम कर रहे हैं जिनके ऊपर, उनके 2 क्वेश्चंस सेम क्वेश्चन पेपर में से नहीं उठाएंगे, क्योंकि मटेरियल इतना नहीं होगा ना कि आप उसको सेम क्वेश्चन को उठाकर तो अपना मतलब निकाल दें और अपना काम पूरा करें. जैसे मेरा बेस्ट ऑप्शन आपको यही है कि एक आप हार्ट ऑफ द डार्कनेस लें जोसेफ केनराड का, दूसरा आप अहमद अली का टू लाइट इन दिल्ली ले लें, तीसरा आप टू द लाइट हाउस ले वर्जीनिया वुल्फ का, और चौथा ले थिंग्स फॉल अपार्ट चेनाई एचपी का. अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये फिर आया हुआ हार्ट ऑफ द डार्कनेस में से. मैं मतलब आपको मेथड बता रही हूँ, ये आपने नहीं उठाने दोनों सेम क्वेश्चंस. इवन इन दोनों सेम क्वेश्चंस में डिफरेंट बातें पूछी गई हैं, मगर नहीं हैंडल कर सकते स्टूडेंट्स, इतना मटेरियल नहीं होता उनके पास कि वो एक ही सवाल को, एक ही नावल के दो सवाल हल कर सके, तो इसको आप नहीं उठाएंगे. ये हमारे स्टीफन्स के जो चेंजिंग व्यूज हैं, ये हमारे जेम्स जॉयस की जो चलती है नावल अ पोर्ट्रेट वाला जो नावल है, इसको तो आप बिल्कुल ही निकाल दें, क्योंकि ये सारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे है. अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ यंग मैन, अगर आपने इसका कर लिया ना वर्जीनिया वुल्फ का, तो आपकी बात बन जाएगी. ठीक है, तो जेम्स जॉयस पे आप अपना दिमाग मत खपाएं, और ये चारों जो है ये जबरदस्त नावल हैं और आपके हमेशा काम आने वाले नावल हैं. चलिए जनाब, बात शुरू कर लेते हैं. डिस्कस करें कॉनरैड का इस्तेमाल करना. डार्कनेस उसने क्यों यूज किया, ये वर्ड डार्कनेस, इस इस्तेलाह को क्यों इस्तेमाल किया उसने, और उसने टाइटल पे भी इसी का नाम दिया. अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के तशरीहात मौजूद हैं इसकी, और इसकी अलामती अहमियत क्या है. डार्कनेस का नाम इस्तेमाल करने का जोसेफ केनराड का मतलब क्या था. सबसे पहले ये जहन में रखिएगा कि जोसेफ केनराड की आपने बतानी है डेट ऑफ बर्थ 1857, और वो जैसे ब्रैकेट में लगा देते हैं ना, थोड़ी सी लाइन लगा के 1924 डेट ऑफ डेथ, ये दोनों बताएंगे आप. और आप बताएंगे हार्ट ऑफ द डार्कनेस उसने स्टार्ट किया था 1898 में. इसके बाद आपने उसे जो पॉइंट देना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगी, मैं उस हवाले से आपको बता रही हूँ. विक्टोरियन बताएं प्रीडिसेसर कितना वो लेकर चला था नावल को, और ये नावल एक ब्रिज है विक्टोरियन वैल्यूज और आइडियाज के साथ जो मॉडर्निज्म के हैं. विक्टोरियन वैल्यूज एंड मॉडर्निज्म के आइडियाज, दिस नावल इज द ब्रिज. और ये नावल भी नहीं है, नवीला है, आपने इसको याद रखना है. इसके अंदर उसने हमें जो सोशल सिस्टम्स दिखाए हैं, जो केनराड ने हमें अपने एम्पीरियलिज्म दिखाए हैं, जो हिपोक्रेसी दिखाई है, वो सारी की सारी डार्कनेस को ही शो कर रही है. उसने हर एक के अंदर के अंधेरे हमें बताए हैं. उसने बताना चाहे कि जनाब दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान जो है वो छुपाना भी चाहता है लेकिन छुपा नहीं पाता. इस तरह के प्रॉब्लम्स उसने हमें शो करवाए. उसने कर्ट्स का करेक्टर दिखाया, कर्ट्स के करेक्टर के साथ उसने कॉन्गो रिवर की डार्कनेस हमें दिखाई. वो जैसे प्रिमिटिव एरिया में चले गए थे, उनकी उस सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाले कि वो हम धीरे में, जब ये हमारा अब मार्लो जाता है तो क्या फील करता है. और इसने फिर वो जब वहां पे निटिंग वुमेन करती देखी, कि वो जो जनाब ने कैनिबल क्रो के साथ इसकी जो मुलाकात हुई, वुमेन जो स्वेटर बुन रही थी, तो वो इसके जहन में नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा था. कैनिबल की मुलाकात इसको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही थी. ये सारा कुछ डार्कनेस के साथ आता है. और टाइटल का मकसद ही ये है कि दिल की तारीकी, दिल मरकज होता है, और अगर मरकज में ये तारीकी आ जाती है तो फिर हम इसके बाद मरकज का कोई इलाज नहीं कर पाते हैं. मेरी आवाज अगर थोड़ी खराब भी हो गई तो प्लीज जरा बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं. तो आपकी बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं नावल पे वीडियो बना दूं. मैंने 2 मरतबा प्लान बनाया पोइट्री और उसका ड्रामा का, लेकिन टाइम नहीं निकाल पाई. अच्छा, बात करते हैं. आपने से बताना है कि जनाब कोटेशंस के बगैर आपका काम नहीं चलना है, कोटेशन जरूर देनी है. वाइटेड स्पल्चर, ये वर्ड इसने यूज किया है. अनफेथफुल पिग्राम्स इसने यूज किया है वर्ड, इसके साथ इसने यूज किया एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूड्स. फिर ये जो केनराड का कहना था, वी लिव
as we dream along, बड़ा ज़बरदस्त है, हम अंधेरे में रहते हैं, तन्हाई में रहते हैं, तारीकी में रहते हैं, अकेलेपन का शिकार रहते हैं, बताएंगे अनक्वाइल्ड रिवर है हमारा। और इस तरह के क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन इसका आ जाएगा ना, यही आपकी स्पेसिफिक वोकैबुलरी होगी। 1940 उस वक़्त को बताया जा रहा है, ऐसे आपने ब्रैकेट लगा के ना उसकी राइटर की डेट ऑफ बर्थ बतानी है उसे। अब यहाँ पर जब अपना हमारा अगला नावल आ गया ना, ट्विलाइट इन दिल्ली, तो अब याद रखेंगे कि अहमद अली की बतानी है आपने। 1910 से लेकर 1994 तक इनका डेट ऑफ बर्थ बनता है, और ये जो नावल है 1940 में लिखा गया था। 20th सेंचुरी बताएंगे, और जोसेफ किनराड का जो है नावल वो ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी के तकरीबन पास चला जाता है। ये पॉइंट्स आपके पास रहेंगे। और फिर इसने आपसे पूछा वो उसका तखयलात बताएं, वो वक़्त बताएं जब वो सोच रहा होता है अपनी रिवायती मुस्लिम अमारत के बारे में कि भाई हम कितने अमीर हुआ करते थे। इस रोशनी में आपने बताना है कि ब्रिटिश ने आकर वहाँ पर कैसे अपना नौ आबादियाती निज़ाम कायम किया। ये अर्ली 20th सेंचुरी, याद रखिएगा। ये नावल 1911 से लेकर 1920 तक के सारे वाक़यात बताता है। उन्हीं वाक़यात को मीर निहार का करैक्टर सोचता है, और मीर निहार के करैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये सारी बातें बतानी है। और यहाँ पर मेरे पास एक कोटेशन है इसकी, अहमद अली की कोटेशन है, जो उसने बड़ी जबरदस्त बयान की थी कि माय पर्पस इन राइटिंग द नॉवल वाज टू डिपिक्ट a phase of national life and decay of a whole culture। बड़ी जबरदस्त कोटेशन है, नाइट बिफोर, राइट बिफोर आवर आईज, अपने हमारी आंखों के सामने। और एक और कोटेशन है इसकी, नाइट एनवॉल्व्स द सिटी covering it like a blanket। ये भी बड़ी जबरदस्त कोटेशन है, नॉस्टैल्जिया ना, उस बातें सोच रहे हैं अपने। फिर उसके बाद उसके जो शादी के वाकयात हैं वो आपने बताने हैं। बेटी की शादी, उसने महरू की शादी कैसे कराई मिराज के साथ, वो प्रॉब्लम बताएंगे। कबूतरों का प्रॉब्लम बताएंगे, बब्बन जान का वो सारा इशू बताएंगे, वो सारा वो बैठा बैठा सोच रहा होता है। इसके बाद आपने एंड देना ऐसे ही, यमीन निहाल, ही लाइज ऑन द बेड टू फील लेस टू सिट अप और थिंक the sun went down and hit his face। ये हमारी लास्ट कोटेशन है जो कंक्लूजन में बहुत जचती है। इसके बाद एक और वही कोटेशंस निकाली हुई है मैंने इसकी, prevailing conditions have produced a new man who is a Mongolian infect hybrid। ये कोटेशन आपकी यहाँ पर आती है। कॉलोनियलिज्म जब आ जाता है तो वो हमारी ट्रेडिशनल मुस्लिम लाइफ को चेंज कर देता है और मंगोल आदमी बन जाते हैं, जैसे कि उसका बेटा था, वो बिल्कुल चेंज था अपनी लाइफ के अंदर। आगे आ जाएंगे, फिर जो उसका चेंज था, उसकी जो हेट था कि वो हेट करता है उससे, उसके शूज से उसे कहता है कि ये तुम फिर पहन के ले आए हो, ये शूज तुमने फिर पहन लिए, मुझे ये शूज नहीं चाहिए, इन शूज को उतार के फेंको। बहुत जबरदस्त कोटेशन, टू लाइट इन दिल्ली की तो इतनी इजी सी कोटेशन और सारी की सारी आपको करंट नोट्स से मिल जाएंगी। और यही आपने बतानी है, नॉस्टैल्जिया बताना है। कॉन्फ्लिक्ट पे बात चलती है तो ये होता है एक तसाद, तसाद औरत और मर्द के हसूलों के दौरान जो उनके काम के वक्त पाए जाते थे। टू लाइट, टू द लाइट हाउस। अगर टू द लाइट हाउस पे आ गए तो आपने जल्दी से वर्जीनिया वुल्फ की डेट ऑफ बर्थ पे चले जाना है जनाब। वर्जीनिया वुल्फ की डेट ऑफ बर्थ के बाद आप ये भी बताएंगे कि ये टू लाइट इन दिल्ली जो उसने नावल लिखा है, इसमें उसने कौन सा साल इस्तेमाल किया। 1927 के करीब उसने ये नावल लिखा है हमारी वर्जीनिया में। और वर्जीनिया जो थी वो पैदा कब होती हैं वो आपने उन्हें बताना है। वो 1882 में पैदा होती हैं, और 1940 के करीब ये इन्होंने अपने वो पॉकेट में रख लिए थे ना स्टोन्स, और जाके छलांग लगा दी थी इन्होंने अपने ही घर के एक तालाब के पास और एक झील के पास, वहीं डूब गई थी। और ये सिचुएशंस आपने थोड़ी सी किसी ना किसी पैराग्राफ में डालनी होती है। ये बताएंगे आपकी औरत बजाते खुद ये थी, और जब वो आता है इनका मिस्टर जो हमारे होते हैं, रमजे, रमजे का एक स्टूडेंट होता है जो आके इसको कहता है कि ना औरतें पेंट कर सकती हैं, ना औरतें लिख सकती हैं, औरतें कुछ नहीं कर सकती, तो वो तोड़ता है ना उसका दिल आके। वहां से पॉइंट्स बताएंगे। फिर मिस्टर रमजे का जो मिसेस रमजे के साथ सलूक था वो बताएंगे। इसके बाद वो जो इनके दो किरदार थे, पॉल और मिंटा, जो आपस में शादी करते हैं फिर उनका गुजारा नहीं होता, वो बताएंगे आप। इनके इनके लिली के सारे तासुरात बताएंगे। लिली को आके जो हमारा वो करेक्टर चार्लेस जो होता है, डांसले, वो उसे कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती है।
وہ اس کا بتائیں گے، یعنی جتنے بھی لیڈیز اور جینٹس کے کمنٹس آ رہے ہیں وہ سارے آپ نے بتانے ہیں. پھر وہ جو ان کی بیٹی ایک وفات پا جاتی ہے چائلڈ برتھ کے ساتھ، وہ ایشوز بتائیں. بیٹا جنگ میں مارا جاتا ہے وہ بتائیں. آگے بھاگتے ہیں جناب تھنگس فال اپارٹ کی طرف سے. تھنگس فال اپارٹ میں آپ نے بتانا ہے حقیق کی ٹریٹمنٹ کی ہے اس نے، اپنے قبائلی یقین جو ہمیں دکھائے ہیں ان کی نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کے واقعات بتائے ہیں، اور وہ ہمیں سماجی وہ جو سارا معاشرہ تھا کھول کے رکھ دیا، انڈر کھول کے رکھ دیا، دکھاوا کر دیا، اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایگزامپل دیں. تو ہمیں مکمل پتہ چل گیا کہ تھنگس فال اپارٹ میں ہمارے شہنائے ایچ پی نے کیا کیا ہے جناب. اس نے ہمیں سارے کے سارے اصلی بلیفس دکھائے ہیں اپنے. اور چنائے ایچ پی کی ڈیٹ آف برتھ کو نہیں بھولیں گے. 19 یہ جو تھا نا اس کا ڈیٹ آف برتھ ان کی، یہ آپ نکال لیجئے گا اس سے، ویکیپیڈیا سے بھی اگر آپ ڈیٹ آف برتھ نکال لیں تو بھی آپ کو نہیں اس کے پرابلمس آپ فیس ہوگا. لاسٹ ٹائم کے اوپر 4 رائٹرز کی ڈیٹ آف برتھ ڈیٹ آف ڈیتھ یاد رکھیں، ناول کی پرنٹنگ کی ڈیٹ یاد رکھیں، ایرا یاد رکھیں. 20th century all about the 20th century. سارے ناول تقریباً 20th century کے ہیں، صرف ہارٹ آف دا ڈارکنس جو ہے وہ آپ کا پچھلا بن جاتا ہے 19th century کا. اچھا یہ تھنگس والا آپ آرٹ کی طرف چلے جاتے ہیں نا، تو یہ 1958 کے قریب بنتا ہے یہ. تو ہم کہیں گے کہ اس میں چنائے ایچ پی کو فیم ملا ہے 1950s میں. اس کے بعد 20ویں صدی ہی تقریباً لگ جاتی ہے، اور اس میں ہمارے رائٹر نے فیم حاصل کیا. اس نے اپنے وہ سارے ایبو سوسائٹی کے جو یومیفیا میں رہتے تھے ان سب کے بلیف بتائے ہیں، ان سب کی باتیں بتائی ہیں، اور اتنے ریئلسٹک انداز میں بتائی ہیں کہ اس نے ان کی برائیاں بھی بتائی ہیں، ان کی اچھائیاں بھی بتائی ہیں. ایک ایک پوائنٹ آف ویو رائٹر نے ہمیں بتانے کی کوشش کیا، کیونکہ اس نے بتایا نا کہ وہ کتنا بہادر تھا کانکوز، اور کیسے فیس کر رہا تھا ہر مسئلے کا، ہر پرابلم کا، ہر پریشانی کا. اور کانکوز کی جو فیسنگ تھی ٹربل اس میں فصل اگانے میں، وہ بتائیں گے. پھر اس کے بعد جب وہ واپس آتا ہے اور آ کے بتاتا ہے کہ اپنی ان یومیفیا سوسائٹی والوں کو کہ لڑائی کرو، ان کے ساتھ لڑو، ان کے ساتھ، وہ اس کی یقین ہی تھے. اور اس نے دیکھی کہ نفسیاتی طور پر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے ان کے اندر. انہوں نے جب اپنے ہی وہ ایگوا کا وہ اتار دیا تھا، ماسک اتار دیا، اس کے اپنے بیٹے کے اندر بھی تو ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی جب وہ واقعات دیکھتا ہے کہ جڑوا کو ادھر پھینک دیتے ہیں ایول فورسٹ میں، اور ایول فورسٹ کے بعد ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کے دادا کو بھی وہاں پھینک دیا گیا بیماری کے باعث. یہ سارے پرابلمز آپ بتائیں گے. کلونیلزم کے آنے کے بعد جو ان کے حالات ہوئے وہ ساری سچویشن بتائیں گے. ان کے یقین کیا تھے، چیپ ان کا یقین تھا، اپنے پرسنل بلیفز انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اپنے پرسنل ان کے قبائلی یقین تھے جن کو یہ مانتے تھے. وہ سب بتائیں نا. سائیکل والا واقعہ بتائیں، وہ بھی ان کا یقین تھا کہ بھئی وہ ایک ہارس آ گیا ہوا ہے، وہ رائڈنگ ہارس جو ہے وہ سائیکل کو ہارس کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور اجبالا کا یقین بتائیں کہ اس کو پانکوں کو فکر تھی کہ مجھے اجبالا نہ کہہ دیا جائے، مجھے ویک نہ سمجھ لیا جائے. پرمیٹیو جو ان کے سارے یقین تھے وہ دکھائیں. پھر کرپشن بتائیں نا. کرپشن میں ریئلسٹک ٹریٹمنٹ اس نے کیا. اس نے بتایا کرپشن ہمارے پاس نہیں تھی بابا جی، آپ آئے تو کرپشن لے کے آئے تھے ہمارے پاس، کیونکہ یہ آئے تھے تو وہ جب 200 بوریاں مانگتے ہیں ان کو دوبارہ جب پکڑ لیتے ہیں تو وہ 6 قبیلے کے سرداروں کو کہتے ہیں 200 بوریاں دو، تو وہ 250 کہتا ہے جو سینٹر میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے 250 دو، کیونکہ 50 وہ خود رکھتا ہے. یہ سارے آپ نے ریویل کرنی ہے سوشل ایشوز، سارے کے سارے کو انسیڈنٹس جو تھے وہ بتانے ہیں. اسٹیفنس کی چینجنگ ویوز بتا دیں گے کلرجی کے بارے میں، اور جب وہ سب کے لیے تیار ہوتا ہے وہ ساری ایگزامپلس آپ اسے بتائیں گے. جیمز جوائس کی جو ساری ٹیکنیک ہے کہ وہ بات کرتا ہے اس پہ اسٹریم آف کانشیسنس پہ، اس کے متعلق لکھتا ہے سارا کچھ. جیمز جوائس کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ کو نہیں بھولیں گے. جب اس نے ناول لکھا ہے اس کو نہیں بھولیں گے. یہ 1857 میں پیدا ہوا، 1924 میں وفات پائی ہے اس نے. اور یہ ہمارے جوزف کنراڈ کی آ گئی میرے پاس ڈیٹ آف برتھ. جیمز جوائس نے 1882 میں پیدائش ہوئی ہے، 1941 میں انہوں نے وفات پائی ہے. اور یہ ارلی 20th سینچری بنتی ہے. اور ان کے لیسیس جو تھے نا 1922 میں ان کا جو ناول تھا پہلا اسٹریم آف کانشیسنس، بہت مشہور ہوا تھا. اور اس کے بعد ان کا یہ 1916 میں لکھا ہوا ناول جو تھا یہ پورٹریٹ آف دا آرٹسٹ آف ینگ مین، یہ بھی آپ نے اسے بتانا ہے. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اس نے اپنے ہیرو کی دانشورانہ اور جذباتی زندگی کے بارے میں بتایا. جو واقعات اس کی زندگی میں آیا ہے نا، اسٹیفن کی زندگی میں، یہ دونوں چونکہ ایک ہی سے لیے گئے ہیں تو آپ نے ان میں سے کوئی بھی ایک اٹھانا ہے، دونوں سیم بالکل نہیں اٹھانے ہیں. اب یہاں پر یاد کریں گے کہ یہ ہارٹ آف دا ڈارکنیس میں بات سمجھی جا جاتی ہے کہ عالمگیر طور پہ جو چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو اس کی دنیا میں جو آتی ہیں وہ کیسے رائٹر نے ہمیں واضح کر کے بتائی ہیں.
सारे का सारा आप उसे प्रोडक्टिवली करके बताएं, सारे का सारा आप उसे तरीका कार के जरिए वाजिया करके बताएं। इनमें से आपने सिर्फ एक क्वेश्चन उठाना, दो नहीं उठाने हैं। क्या चीजें हमें वर्षे में मिली हैं जो डार्कनेस की सूरत अख्तियार कर गई थी। अब यहाँ पर जब वो टेक्स्ट कहता है ना, तो ये आपको क्रिटिकल पॉइंट्स दे देता है, क्योंकि अगर टेक्स्ट की बात होगी तो वो आपसे बहुत ज्यादा कोर्स मांग रहा है। ऐसे सवाल आपने अवॉइड करने हैं, नहीं उठाने हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना टेक्स्ट होना ही नहीं है। यहाँ पर भी देखिए उसने एग्जाम्पल्स मांगी हैं आपसे, लेकिन हवाले मांगे हैं खास सीन्स के। तो इस किस्म के क्वेश्चन से टोटली अवॉइड करें। एक और क्वेश्चन मेरे पास आ गया है 1900 कह रही हूँ 2020 का एक और क्वेश्चन है। वीडियो लेंथी होती जा रही है, मैं चाह रही थी वीडियो छोटी से छोटी करूँ, लेकिन अब क्या करूँ। इसको देख लेते हैं जनाब। इसमें आपको जो स्पेशल एग्जाम जो हमारे हैं कुवैत के, वहां से स्टूडेंट्स ने भेजे, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स बताएंगे जोसेफ कंड्राट्स के नावल के अंदर। तो आप बताएंगे उन्हें कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स उस वक्त आए जब मार्लो ने देखा कि वहां रेल की पटरी टूटी हुई है, मार्लो ने देखा उनके गर्दन में चेन है, मार्लो ने देखा कर्ट्स का किरदार कुछ और, देखने का कुछ और दिखाने का कुछ और। जब रशियन ने उसे बताया, कितने ही कॉन्फ्लिक्ट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। अब दिल्ली में यहाँ पर वही उसने बताया कि जनाब ये हमें क्या वजाहत कर रहा है, इंडिया के चेंजिंग सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल क्लाइमेट एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। सोशल में आप बताएंगे उनका माशरा कैसा था, जनाना मर्दाना के क्या ताल्लुक था। मिराज और मेहरू की शादी का बताएं, वो जो एक शेख की एक बेटी भांजी थी, भतीजी थी, जिसकी वो शादी करना चाहता था, वो बताएं। ये बब्बन से कितना प्यार करता था, मरने के बाद उसका मुंह नहीं देख पाया, वो दिखाएं। मुंह देख पाया, दफनाने के लिए नहीं जा पाया, वो बताएंगे। पॉलिटिकल सिचुएशन में बताएंगे कि वो जो हमारे बहादुर शाह जफर की पोती थी, उसके साथ क्या हालात हुए, वो क्या फकीर सी बन गई, क्या वो अपने दादा की गजलें, नाना की गजलें गाती, तो फिर वो नवासी थी। उस सिचुएशन को लेकर चलेंगे आगे। ताजपोशी का जो वाकया इन्होंने दिखाया वो बताएंगे। कल्चरल क्लाइमेट में आप बताएंगे उनका कल्चर क्या था। कल्चर यही था जनाब उनका कि हम बेगमात पर्दे में रहेंगी, मर्द सारा काम करेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे, और बेगमात रिश्ते रिश्ते करवाएंगे। ये जो जो सकाफत के सिस्टम्स चल रहे हैं वो बताएंगे। चेंजिंग में आपने वो मंगोरल वाला भी डायलॉग डाल देना है, जो भी मैंने पीछे आपको बताया है कि असगर किस तरह से चेंज हो चुका था। पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद देखेंगे कि जनाब जो नई नस्ल आ रही है वो कैसे तोहरे पन का शिकार है। अगला ट्विलाइट इन दिल्ली की डेट याद रखेंगे, कब ये डेट इन नॉवेल्स की छपने की है, राइटर की पैदाइश की है, जरूर लिखनी है आपने। आगे चलते तो वर्जीनिया वुल्फ की बात कर रहे हैं जनाब। उसने करेक्टर को पासिंग ऑफ टाइम की अप्रोच में से कैसे करेक्टर्स के साथ उसने हमने दिखाए हैं। सबसे बड़ा थीम उसका क्या था, ये उसका थीम है टाइम का। इसने सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम को ही दिखाया है, और टाइम को इसने हमें दिखाया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के जरिए। देखिए पासिंग ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम आ गई ना, तो आपने बताना है कि जिन्हें वक्त की रौ बह रही है, हर वाकयत को बताना है। पहले से शुरू कर दे, लिली से बात शुरू कर दे। लिली ने पेंटिंग की, लिली की पेंटिंग को 10 साल हो गए, लिली फिर वक्त के साथ पीछे चली जाती है, दोबारा वापस जाती है, उसी दौर में जाके करती है। और मिसेज रमजे को देखे, बेटी को आवाजें दे रही है, बेटी उसके बाप नहीं सुन रही है एक सीन में, फिर वो कह रही है कि ये मेरी बात नहीं सुन रही। बेटा बंदूक चलाता है, तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ ये बताता है करेक्टर हमारा मिस्टर रमजे, ये किसी ने ब्लंडर कर दिया है, और सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टर रमजे ने खुद ही किया होता है। ऐसी कोटेशंस आपने रखनी है कि जो हर एक के साथ सूट कर जाती हैं, और कोटेशंस के बगैर आपका कभी भी पूरा नहीं होगा काम। मिस्टर रमजे की ये कोटेशन बड़ी प्यारी है, समवन हैड ब्लंडर्ड, इन फैक्ट मिस्टर रमजे हु हैड ब्लंडर्ड, उसी के पास था। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो ये लिली जो हमारी है वो कहती है फेमिनाइन व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती है, और विलियम जो है वो मैस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, और दोनों की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चल रही होती है। वक्त के साथ साथ काफी किरदार चेंज हो जाते हैं, उनकी साइकी चेंज होता है, जैसे बेटी और बेटा की साइकी चेंज हो जाती है। कैम और जेम्स जो होते हैं वो बाप से नफरत करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चेंज हो जाते हैं। ये आपने बताने हैं। थिंग्स वाला पार्ट में फिर आपने उसे बताना है जनाब, तनकीदी दावे करें और हकीकतन बताएं इसका सलूक। ट्राइबल बिलीव्स, देखिए वही बिलीव्स आ गए जो उधर आए हुए हैं, वही सोशल कन्फ्लिक्ट आए हैं जो पहले आए हैं। सवाल एक ही होते हैं, सिर्फ ये आपको थोड़ी सी वोकैबुलरी चेंज कर देते हैं। तो आपने वही बताने हैं कि इनमें कैसे लड़ाइयाँ पड़ी, कैसे फूट पड़ी। इनके यकीन क्या थे, बच्चों को फेंक देते थे, जुड़वा बच्चे जो होते थे बीमार हो जाता था, इसे ईगल फॉरेस्ट में फेंक आते थे। इनके पास जो ये एसआई आए तो उन्होंने कहा हमें जगह चाहिए, इन्होंने कहा चलो ईगल फॉरेस्ट में चले जाओ, मर जाएंगे खुद ही वहां पर जाके। तो वो सारे यकीन इनके टूटे जब इनके
अपने समाज में एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ बढ़ गई, क्योंकि किसी के पास वो होता था ना, टाइटल होता था तो उसे आला माना जाता था, टाइटल के बगैर उसको आला नहीं माना जाता था। ये ही 4 नावल आपने अपने बेस्ट तैयार कर लेते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट की तरफ आप कम जाइएगा, क्योंकि ये बहुत साइकोलॉजिकल नावल है। डुबलिन में मैंने जो बताया गया 19th सेंचुरी बताया है, वापस स्टीफेंस जो हमारा किरदार है वो किस तरह खिलाफ हो जाता है अपने ही रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के साथ, अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, और कैसे उसका परवेसिव रिप्रेसिव इन्फ्लुएंस हो जाता है, किस तरह वो तासुर देता है रोमन के उस चर्च के साथ जो कि बड़ा कैथोलिक टाइप होता है, यानी कट्टर ईसाइयों के साथ जो उसका बन जाता है ताल्लुक, वो बताएं। यानी ये सारे का सारा एक रिलीजियस किस्म का नावल बन जाता है, और इसमें सारी साइकी आ जाती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप छोटे से नावल को उठाएं जो आपका फायदे में हो। और देखिए ट्विलाइट इन दिल्ली का यहाँ पर जो क्वेश्चन आ गया है आपको पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से, यहाँ पर आपको ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाला क्वेश्चन बन रहा है। अगले क्वेश्चन में वो हमें बता रहा है कि इसमें जो मेटाफोर्स छुपे हुए हैं वो बताएं। इसके बाद इसका जो डिस्टेंस चल रहा है उसमें जो बयान है वो बताएं, और साथ साथ इम्परमानेंस एंड सॉलिट्यूड, वो जो होती है ना गैर मुस्तकिल चीज, और जो तन्हाई है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को रखें। यहाँ पर आपने काफी बातों को मद्देनजर रखना है। जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपने लाइनें डालनी कि मैंने एक ये पॉइंट बताना है, एक ये पॉइंट बताना है, ये पॉइंट बताना है। इस तरह से क्वेश्चन चलता है हमेशा। अब यहाँ पर मेटाफर्स की अगर बात करते हैं तो आपको उसने जितने भी सी दिखाया है, लाइट हाउस दिखाया है, विंडो दिखाई है, पेंटिंग दिखाई है, सारे के सारे उसने मेटाफर यूज किए। उनकी मीनिंग होते हैं ना, रिटन मीनिंग आ रहे होते हैं, वो बनाए जाते हैं। फिर इसके साथ वो आपको वो अपने जो फासलों की बताता है, भैया बेबी दोनों साथ हैं लेकिन फिर भी उनके बयान एक्सप्रेस करने का डिस्टेंस है। वो अपने शोर को नहीं कहती आई लव यू, उसे प्यार तो करती है लेकिन कहती नहीं है। इसके बाद गैर मुस्तकिल जी है, जिंदगी गैर मुस्तकिल है, टाइम मुस्तकिल नहीं है, लाइट हाउस मुस्तकिल रह जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिंदगी चेंज हो जाती है। तन्हाई के सारे टॉपिक्स देंगे, मिस्टर हमसे तन्हाई में होता है, जैसे लिली तन्हाई में होती है, ये सारे के सारे खौफ खा रहे होते हैं अपनी अपनी तन्हाइयों से। ये सब पॉइंट्स ऑफ व्यू आपने नहीं देने हैं। और इसके बाद बताएंगे कि लाइफ कैसे आगे चलती है, और किस तरह सर्द महरी से मुख्तलिफ कुदरत की ऐसी कुव्वतें होती है जिनके साथ ये सारे का सारा सिनेरियो चलता है। कुदरती कुव्वतें होती है ना, जब उनके बच्चे सच्चे से मर जाते हैं तो कुदरती कुव्वत होती है। बच्चा जंग में जाता है, वो मारा जाता है, तो एक कुदरती कुव्वत होती है कि वो वहां पर चला जाता है और जनाब हादसाती तौर पर मौत का शिकार हो जाता है। और मिस्टर रैमजी की आपने कुदरती कुव्वत बतानी है कि बंदा तो बड़ा पावरफुल था, बड़ा स्ट्रिक्ट मैन बनता था, लेकिन वो काबू नहीं पा पाया अपने हालात पर बजाते खुद। थी ही वीडियो हो गई, मैंने बड़ी कोशिश की वीडियो छोटी कर लूं। अच्छा ट्रेडिशनली स्ट्रक्चर बताएंगे, वही बन जाता है उसका रिवायती तौर पर किस तरह से उसका ये नावल थिंग्स वाला पार्ट का स्ट्रक्चर था। प्रोवर्ब्स पे बात आके ना बड़ी बन जाती है। प्रोवर्ब्स मैंने आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन प्रोवर्ब्स पूरी की पूरी एक वीडियो मांगते हैं, एक पूरा का पूरा टाइम मांगते हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ, मैंने प्रोवर्ब्स को यहाँ पर रखा हुआ है जो इस नावल में इस्तेमाल हुए हैं। ये पॉइंट 1 है आपका जो आपने उसे बताना है। इसके बाद आप उसे बताएंगे कि कौन सी ऐसी डिसइंटीग्रेशंस है, कौन सी ऐसी टूट-फूट का शिकार हो गया हमारा कांको और उसके विलेज के दौरान टूट-फूट हुई थी ना। उन्होंने डिवाइड एंड रूल का सारा सिस्टम अपनाया था। जब कांको वापस आया था तो वो इस डिवीजन को कबूल करने को तैयार नहीं था। नावल की तारीफें बहुत हुई हैं, और इसके जनाब हकीकत आना और दानिशवराना जो ट्राइबल बिलीव्स है, वही क्वेश्चन है तकरीबन जो हमें पाकिस्तानी पेपर में आया है, यही आपको इंटरनेशनल पेपर में भी मिल रहा है। सोशल एंड रिवीलिंग बताएंगे, आपके डिसइंटीग्रेशन बताएंगे, आपको साइकोलॉजिकल नफसियाती तौर पर कैसे टूट फूट गए थे, वो सब कुछ आपने इन्हें बताना है। सब बातें आपको आती हैं, लेकिन प्रोवर्ब पे बच्चे ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो इस क्वेश्चन में से अगर आप प्रोवर्ब छोड़ देंगे तो आपके नंबर कटेंगे। यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो हमारा नावल है इसमें तकरीबन 9 प्रोवर्ब यूज किए गए हैं, और जो कि जाती ताल्लुक बताते हैं इस नावल के साथ। सबसे पहले प्रोवर्ब हम देखते हैं जो ये है, एन ओल्ड वीमेन इज ऑलवेज अनईजी व्हेन ड्राई बोन्स आर मेंशन्ड इन अ प्रोवर्ब। ये भी प्रोवर्ब बताया है, उकांको है जो कि हंसता है लेकिन इतने वाजिया तौर पर हंसता नहीं है, क्योंकि वो समझता है लोग उसे कमजोर ना समझ लें। ये सारे का सारा जाती एक ख्याल था। इस प्रोवर्ब्स के जरिए उसने हमें ये जाती ख्याल बताया है कि लोग कैसे फील करते हैं अनईजी अपने आप को, कि वो अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, और खास तौर पर अपनी जाती फीलिंग्स नहीं बताते हैं, क्योंकि वो उनके बुरे माजी के साथ जुड़ी होती है। को नहीं बताता ना, क्योंकि उसके बाप के साथ उसका माजी
झुरझुरा होता है, बाप को सारे लेज़ी कहते हैं, वो कहता है मुझे भी लेज़ी कहेंगे। इस वजह से कॉन्को हमेशा सबसे लड़ता है और उसे रोअरिंग फायर कहा जाता है। ऐसी फायर जो कि यूमेफिया की सुलगता शोला होता है, लेकिन ये शोला अपने आप को ही जला लेता है। ये प्रोवर्ब के बाद अगर हम जल्दी देखें ना, उसके अब्बा लेज़ी थे, लेज़ी मैन, वो नहीं समझा था कि ओनाको की तरह उसे लेज़ी समझा जाए। अगली तरफ चलते हैं तो जो वी शैल ऑल लिव, वी प्रे फॉर लाइफ, चिल्ड्रन आर गुड हार्वेस्टिंग एंड हैप्पीनेस, वी विल हैव व्हाट इज गुड फॉर यू एंड I'll have what is good for me. अब इसके बाद हमारे ये एचपी ने प्रोवर्ब यूज किया जिसमें से बताया लेट्स द kite first and let's the eagle patch too. गुडियों को भी फटने दो और ईगल को भी चीरने फाड़ने दो. If one says no to the others, let his wings break. अगर कोई ना करता है ना तो उसके पर काट दो. कोई हमारे खिलाफ अपनी जुबान ना उठाए. ये जो ईगल की भी वो पर तोड़ रहा है और गुडियों के भी वो तो पर तोड़ता फिर रहा है, तो इसमें इनको उनकी कुव्वत को कम करना पड़ रहा है. ये एक बुरी चीज है जिसको हमारे सामने लाया गया और तनकीदी तौर पर अगर हम देखते हैं तो जनाब एक बुरा शख्स ही ऐसा सोच सकता है. नेगेटिविटी है ना इसके अंदर, नेगेटिविटी. तो वो लोग जो आए थे नेगेटिविटी लेके आए थे अपने साथ, वो चाहते थे कि इन लोगों की सारी स्ट्रेंथ तोड़ दो, इनकी आपस में लड़ाइयां करवा दो. एक आंखों के लिए भी जो है ना प्रोवर्ब यूज हुआ है जब वो एल्डर के साथ बैठा होता है अपनी फैमिली के साथ, तो वो भी यही कहता है कि जनाब काबू रखना ना किसी पे तो उसकी हड्डियां उड्डियां तोड़ के काबू रखो. ऐसे हम किसी पे काबू नहीं पा सकते. 9 वाइफ्स और 30 बच्चे जनाब. एक बंदा ये जो था नवैकबी, बड़ा अमीर आदमी था जिसके पास ये सारा कुछ मौजूद था और उसके पास बैरन्स थे. इस नवैकबी ने ना कॉन्को को उधार दिए थे, कुछ बीज उधार दिए थे. वो आप नावल पढ़ेंगे तो आप ये देखिए सीड्स इसने यम्स इसे उधार दिए थे और इसको यम्स की पावर पर इसने ये किया था, बोई थी यम्स बोई थी. तो उस लिहाज से फिर आप देख सकते हैं कि कितना ये कुछ आप ना इसके प्रोवर्ब सर्च कीजिएगा उसे गूगल से तो आपको ये मिल जाएंगे. आगे इसके बहुत से 9 प्रोवर्ब्स हैं. 9 के 9 प्रोवर्ब्स मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो मेरी बहुत लेंथी हो गई है. फिर आप लोग एंग्री हो जाते हैं कि ये वीडियो इतनी लेंथी क्यों हो गई है. ये मैं आपको प्रोवर्ब्स बस दिखाना चाहती हूँ कि the sun will shine on those who stand before it, shines on those who kneels under them. सूरज उसी पर चमकता है जो उसके आगे खड़े रहते हैं, जो झुक जाते हैं उन पर सूरज खाक चमकेगा. ये भी बात ही की है ना उसने कि कौन को झुका नहीं है. कौन को क्यों नहीं झुकता, अगर वो झुकता तो वो जनाब सूरज तो उसके चेहरे पे ना चमक पाता क्योंकि वो झुक चुका होता. अब प्रोवर्ब्स है द palm oil with which words are eaten. वो palm oils जिनके साथ दुनिया खाती है, दुनिया खा रही है. पाम ऑयल्स जो है वो कुक करते हैं ना खाने को, वो तेल से खाना पकता है हम जानते तो हैं, लेकिन तेल के बगैर यहाँ पर खाना मुमकिन है. वो एक वो है ना बड़ी बहू का नाम, वो हंडिया में सारा तेल का काम और नाम बड़ी बहू का, ये वो हिसाब उसने बताया है. ये प्रोवर्ब्स वही होते हैं जिसमें आपको सारे के सारे ये बताए जाते हैं कि क्वालिज़री क्या है. When the moon is shining, the cripple becomes hungry for work. जब चांद चमकता है तो वो आ जाते हैं रेंगने वाले कीड़े, यानी बुराई शुरू हो जाती है. नेगेटिव कॉग्निटिव कॉग्निटिव पॉइंट, दिमागी पॉइंट इस्तेमाल किया और इसमें भी उसने सारी की सारी डार्कनेस का खौफ बताया है कि जब क्रिपल्ड का वर्ड आ जाता है और वॉक का वर्ड आ जाता है तो फिर हम एनालाइज करते हैं कि जनाब ये कंट्रास्ट है. क्रिपल होता है रेंगना, वॉक होता है चलना. तो ये दोनों चीजें उसने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल की है ना. और ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जनाब बुराई जो है वो हमेशा अंधेरे में आती है और जब अंधेरे में बुराई आती है तो फिर क्या होता है जनाब, सिनिस्टर्स तबाही मच जाती है और बुरी रूहें और खतरात एनिमल्स का ये सब कुछ रात में शुरू हो जाता है. इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारा कंक्लूजन निकल आता है. कंक्लूजन में उसने हमें सारा ये एनालाइज करके बता दिया, उसके जाती व्यूज बताए हैं और प्रोवर्ब्स के साथ उसने जाती व्यूज बताए क्योंकि प्रोवर्ब्स की वजह से ये सवाल चला है. और ये सवाल मैं जरा अलग वीडियो पे ले जाती हूँ लेकिन हमने आपको इसी पे थोड़ा सा समझा दिया है, आपको काफी समझ आ गई होगी. फिर ये 7 यहाँ पे प्रोवर्ब्स उसने बताए. आपने अगर 7 में से कोई 4 भी लिख दिए ना, वो 3 भी लिख दिए तो बड़े हैं. रिलीजियस कल्चरल भी है जो कि 2 प्रोवर्ब्स इससे ताल्लुक रखते हैं और एक हमारा कॉग्निटिव है. जो वो प्रोवर्ब्स हैं मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौक़ों पे कहे गए हैं और मुख्तलिफ हालात पर कहे गए हैं और ये हमें लॉजिकली मैसेज और पॉइंट कन्वे कर रहे हैं और इन्हीं के जरिए एनालाइज किया गया है. और चैप्टर 4 पे नजर रखिए, चैप्टर 4 में आपको प्रोवर्ब्स मिल जाएंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. अब बहुत लेंथी वीडियो हो गई है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.